नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जी के पॉइंट स्टडी में। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। और आज हमारी चर्चा के केंद्र में है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ए रेवोल्यूशन ए टू जेड एक्सप्लेन्ड। तो चलिए चर्चा करते हैं इसकी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। बेनिफिट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या विशेषताएं इसकी। 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब नया जो सिस्टम लागू हुआ है वो है 5+3+3+4। इट कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, मोस्टली ऑल थिंग्स इन एन ई पी ड्राइव फ्रॉम फॉरेन। ज़्यादातर जो चीज़, पहला है फाउंडेशन स्टेज। स्टूडेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 3 to 8 years विल बी पार्ट ऑफ द फाउंडेशन स्टेज। द स्टेज विल बी डिवाइडेड इंटू 2 parts, 3 years ऑफ प्री स्कूल और आंगनबाड़ी एंड 2 years इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। पहला जो चरण है फाउंडेशन स्टेज वो है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। 3 साल का प्री स्कूल है और 2 साल का आपका फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड है। दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन गुड बिहेवियर, पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन, क्लीनिनेस, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, लर्निंग एक्सरसाइज, मैनर्स एटसेट्रा। इसमें विद्यार्थी को जो जीवन की मुख्य कौशल है उसमें दक्ष बनाना है। टीम वर्क क्या है, सफाई क्या है, हाइजीन क्या है, व्यवहार क्या है, कोऑपरेशन क्या है, एक्सरसाइज क्या है, मैनर क्या है, जो जापान में चलता है, कुछ उस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज। स्टूडेंट्स ऑफ एज 8 to 11 ईयर्स स्टडिंग इन क्लास 3rd to 5th। तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी 8 से 11 साल की उम्र के इस प्रिपरेटरी ग्रुप में आएंगे। प्रिपरेटरी स्टेज विल ऑल्सो कंटेन प्ले बेस्ड लर्निंग, मोर फॉर्मली बट इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग with the inclusion or addition of some new subjects. Emphasis will be on skill subjects like reading, writing, speaking, physical education, art, language, science and mathematics. जो यहाँ पे फोकस है आपका 3 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए, 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए, वो भी स्किल जैसे सब्जेक्ट्स पे ही है। रीडिंग कैसे कर रहे हैं, अच्छे से रीडिंग करें, राइटिंग करें, पब्लिक स्पीकिंग करें, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स खेलें, आर्ट एंड क्राफ्ट में, लैंग्वेज में दक्ष बने और साइंस और मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स को सीखें। तीसरा है मिडिल स्टेज। इसमें 6वीं से 8वीं तक के बच्चे आएंगे और उनकी उम्र 11 से 14 के बीच में रहेगी। दिस स्टेज विल इंट्रोड्यूस मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। यहाँ बच्चे क्या करेंगे, जो पारंपरिक सब्जेक्ट सीखते हैं उन्हें तो सीखेंगे ही, लेकिन जो जोर होगा वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग विल बिगिन फ्रॉम क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इट विल गिव सेम रेस्पेक्ट एंड अर्निंग टू द जॉब्स ऑफ कारपेंटर, प्लम्बर, गार्डनर एंड देयर विल बी 10 backless days in a year of for students in which only boxer training will be focused। तो यहाँ पे क्या बॉक्सर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी करना चाहता है उस दिशा में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और पूरे एकेडमिक सेशन में 10 जो है बैगलेस डे होंगे, ताकि स्टूडेंट केवल बॉक्सर ट्रेनिंग करें। जिस दिशा में वो काम करना चाहता है वही करे। वो प्लम्बर बनना है उसको, या गार्डनिंग में इंटरेस्ट है उसका, या जिस भी काम में, कारपेंटरी में इंटरेस्ट है, इस तरह की चीज़ें भी सिखाई जाएंगी 6वीं क्लास से। ये बड़ा अच्छा यहाँ पर निर्णय है। चौथा है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे 14 से 18 साल के बच्चे होंगे और यहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा ये। दिस स्टेज विल कंप्राइज ऑफ 4 years ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी विद ग्रेटर डेप्थ, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशंस एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। 9 to 12 ग्रेड्स विल फॉलो सेमेस्टर सिस्टम लाइक कॉलेज। और यहाँ पे 9 से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे, तो जो लोड है बच्चों पे एक साथ 8 या 7 विषय पढ़ते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। 3-3, 4-4 विषय या सिलेबस बढ़ जाएगा उनका, तो लोड कम रहेगा। हर 6 महीने बाद एवेल्यूशन होगा और एवेल्यूशन के तरीके भी बदले गए हैं। पहले खुद करेंगे, फिर उनके साथी करेंगे, स्कूल करेगा। तो ज़्यादा जो फोकस है आपका वो बच्चों पे बर्डन घटाया गया है। बोर्ड का जो डर है, जो भय है, उसे घटाने का प्रयास किया गया है सेकेंडरी स्टेज में। फ्री टू चूज सब्जेक्ट इन 11th और 12th। मेनली जो सब्जेक्ट का चुनाव है वो 9th एंड 10th क्लास से आ जाएगा। उसमें क्या है, बच्चा अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको बायोलॉजी लेनी है, बायोलॉजी तो जो पारंपरिक सब्जेक्ट थे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन्हीं को पढ़े। अगर वो चाहे तो बायोलॉजी, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। ये कॉलेजों में तो लागू कर दी गई थी। आपकी जो चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम आया था वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया था, लेकिन अब इसको स्कूल में भी लागू कर दिया गया है। अगर कोई हिस्ट्री का बच्चा है, आर्ट का बच्चा है और उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में, तो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। ये बड़ा अच्छा कदम होगा। इससे क्या है कि बच्चा बंद के नहीं रहेगा। उसका मान लीजिए किसी स्ट्रीम के 2 विषय में उसको आनंद आता है लेकिन तीसरे में नहीं आता है, तो वो अपना चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होगा। Activities now in main course. Student will be given increased flexibility and choice of subject to study.
particularly in secondary schools, including subjects in physical education, the arts and crafts and vocational skills. There will be no separation between curricular, extracurricular or co-curricular among arts, humanity and science, or between vocational or academic streams. Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials and make space for critical thinking and more holistic, inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning. कहने का तात्पर्य सीधा ये है कि अब जो जोर होगा वो रटने पे नहीं होगा, वो इस चीज़ पर होगा कि बच्चा जो है केस स्टडी करे, डिस्कशन करे, एनालिसिस करे, तो उसका सर्वांगीण विकास हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अगर एक बायोलॉजी का बच्चा को लगता है कि मैं एक स्पोर्ट को लेना चाहता हूँ तो वो स्पोर्ट भी ले सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे क्यूरिकुलर, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के अभी तो मार्क्स नहीं होते थे, अब उनके मार्क्स भी आएंगे, एवेल्यूशन में वो शामिल होगा। तो उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बच्चे का वो मैटर करने वाला है उसको आगे बढ़ने में। अबाउट कॉलेज NEP, सबसे पहली चीज़ आपको बता देते हैं हम, वो ये है, इसमें आप जो लिखा हुआ है कंटेंट उसके अलावा कि आपकी जो डिग्री कोर्स है वो 3 से 4 साल के होंगे। अगर बच्चा 1 साल के बाद ड्रॉप कर जाता है तो 1 साल के बाद ड्रॉप करने के बाद उसे सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर 2 साल के बाद ड्रॉप करता है तो उसे डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, और 3 या 4 साल के बाद ड्रॉप करता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल अगर बच्चा BSc फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देता था तो वो ग्रेजुएट भी नहीं कहलाता था, मतलब उसे लगता था कि वो केवल 12th पास है। अब वो कहेगा कि 12th पास प्लस सर्टिफिकेट। 2 साल के बाद छोड़ता है तो 12th पास प्लस डिप्लोमा इन साइंस। 3 साल का छोड़ता है तो डिग्री नेचुरली उसके पास होगी। और MPhil कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। पहले लोग जो है PhD करने से पहले MPhil करते थे, अब MPhil कोर्स नहीं होंगे। अब पूरी तरह से बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद PhD डिग्री में जा सकता है। कहीं कहीं पे BTech करने के बाद भी PhD डिग्री होती है IIT में स्पेशली, तो MPhil कोर्सेज नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या समस्या है इसकी, उन्हें समझते हैं जरा। समस्या ये कि 5वीं तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, अगर संभव हुआ तो उसे 8वीं तक ले जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बच्चा गुजरात में रहता है, उसे गुजराती 5वीं तक पढ़ाया गया और उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया कर्नाटक में गुजरात से, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, किसी केंद्र सरकार का जॉब है, वो चले गए वहाँ पे, अब उसे कन्नड़ में पढ़ाया जाएगा तो बड़ी उसके लिए डिफिकल्टी आएगी बच्चे के लिए। पहले गुजराती में पढ़ गया, कन्नड़ में पढ़ गया आया। तो और एक और दिक्कत ये है कि इंग्लिश जो आपकी वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, अगर वो उसको नहीं जानता है तो उससे समस्या भी आ सकती है, क्योंकि अंग्रेजी का मैं तुम जानते हैं इंग्लिश कॉमर्स की भाषा है, तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाए जाने की एक वो है। लेकिन इस तरह से देख सकते हैं इसके नज़रिए को कि मातृभाषा में पढ़ने से बच्चे की जो ग्रास्पिंग पावर है वो बेहतर हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा इसका मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 6वीं क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी, और कोडिंग सिखाने के लिए टीचर की जो आप BTech कंप्यूटर साइंस वाले को रखोगे या MC वाले को रखोगे तो उसकी सैलरी लगभग 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में होनी चाहिए। और अभी तक हमारे जो शिक्षाकर्मी हैं उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो ये समस्या आएगी। दूसरा, टीचरों का अभाव है, टीचर पर्याप्त संख्या में जो शिक्षक हैं वो मौजूद नहीं हैं। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी करानी है, आपको कोडिंग भी सिखानी है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाना है, लेकिन बहुत सारे स्कूल सरकारी ऐसे हैं जहाँ पे एक ही शिक्षक के भरोसे या 2 शिक्षक के भरोसे कई बार हम लोग देखते हैं पूरा स्कूल चल रहा है। तो इन समस्याओं को सरकार को देखना चाहिए, ताकि शिक्षा अगर बेहतर होगी तो निश्चित तौर पे देश का विकास बेहतर होगा। सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग ऑन आइकॉन और बाय सब्सक्राइब बटन बिलो द वीडियो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत